तो बोलिए। बाढ़, सूखा, भूजल स्तर में गिरावट। प्रतिवर्ष औसतन कितना भूजल स्तर गिर रहा है नीचे? ये जल संकट कितने जिलों में? 35 जिलों में। कृषि जल निमग्न क्षेत्र की समस्या, कृषि क्षेत्र की समस्या, सिंचाई से जुड़ी, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का अभाव, वन की कमी, मृदा क्षरण। अब आइए सुझाव। या समाधान या उपाय। सबसे पहले क्या? बाढ़ प्रबंधन पढ़ा चुके हैं, इसलिए यहां पर फिर से हम नहीं लिखवाएंगे। दूसरा, सूखा प्रबंधन पढ़ा चुके हैं ना? बाढ़ प्रबंधन विस्तार से पढ़ा है। सूखा प्रबंधन भी यहां थोड़ा थोड़ा दे देना है, बाढ़ प्रबंधन में क्या करना है। ठीक है, बाढ़ की समस्या प्रतिवर्ष झेलनी पड़ती है। ठीक है, वो बड़ा क्षेत्र में सप्तकोशी हाइडैम, नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है, या फिर छोटी छोटी जो जलधाराएं हैं जो लुप्त हो रही है उनको पुनर्जीवित किया जाए। बड़ी जलधाराएं और छोटी जलधाराओं के बीच जो प्राकृतिक संबंध था उसको फिर से ये किया जाए। सूखा प्रबंधन बताए थे, नदी जोड़ो परियोजना, और उत्तरी बिहार में जो बाढ़ का पानी है उसको शिफ्ट किया जाए किधर? दक्षिण बिहार में। और ये जल संरक्षण के तमाम उपायों द्वारा सूखा प्रबंधन बताया ही था मैंने, और फिर यहाँ पर जल संरक्षण के तमाम विधियों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तीसरा, जल जागरूकता। जल जागरूकता लिखिए। बिहार जैसे राज्य में जहां गरीबी, पिछड़ापन और जन जागरूकता का अभाव है, जन जागरूकता, बिहार जैसे राज्यों में जहां गरीबी, पिछड़ापन, जन जागरूकता, जन पब्लिक अवेयरनेस, जन जागरूकता का अभाव है, वहां समुचित, वहां समस्या जल के दोहन का न होकर वहां समस्या जल के दोहन का न होकर जल के संरक्षण का और उसके सुव्यवस्थित उपयोग की है। अभी तक बिहार के निवासियों को, किसी को लगता है कि बिहार में पानी, पीने के पानी का संकट आएगा? सोचे, लगता है? अवेयरनेस है? नहीं ना? जितना लोग जमीन के लिए लड़ रहे हैं, पानी के लिए लड़ रहे हैं, नहीं। अभी तक बिहार के निवासियों को इस विषय में समुचित और तथ्यपरक जानकारी उपलब्ध नहीं है। वैज्ञानिक जानकारी के अभाव में
लोग जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा पाते हैं। नहीं उठा, इसके लिए जल शिक्षा, जल कानून, जल पुरस्कार। जल पुरस्कार किसको? जो संरक्षण की विधि अपनाएगा। जल पुरस्कार, जल पुरस्कार समझ गए ना। और जल दंड, जल दंड की क्या? जो दुरुपयोग करेगा जल दंड का सहारा लिया जा सकता है। जल दंड का सहारा लिया जा सकता है। क्या है? दूसरा, जल्दी जल्दी लिखिए, लाइव है ये क्लास, ये जनरल क्लास नहीं है, ये जल्दी लिखिए। जल निधि निर्माण। जल निधि, निधि मतलब जो है ना खजाना, जल का खजाना, रुपयों का खजाना नहीं। एकीकृत जल प्रबंधन का उपयोग, एकीकृत जल प्रबंधन, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट का उपयोग विशेषकर सिंचाई व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा आधुनिकतम टैंक रचना से आधुनिकतम टैंक रचना से राज्य भर में टैंक रचना से राज्य भर में असामान्य वर्षा जल वितरण की समस्या पर एक हद तक काबू पाया जा सकता है। इस तकनीक में छिटपुट वर्षा जल बहाव और बाढ़ नियंत्रण से जल प्रबंधन द्वारा एक सुव्यवस्थित
जल निधि तैयार की जा सकती है। इस विधि द्वारा एकीकृत जल प्रयोग से प्राकृतिक जल संचय सृजन के साथ साथ प्राकृतिक जल संचय सृजन के साथ साथ भूमिगत जल शोषण में कमी आती है। ठीक है, पहला चेंज। बाढ़ की या एथी भी बना सकते हैं, कुओं का निर्माण पॉइंट भी बना सकते हैं। बाढ़ की आशंका वाली बड़ी नदी प्रणालियों में बाढ़ की आशंका वाली बड़ी नदी प्रणालियों में बाढ़ का रुख मोड़कर उसके जल को एक मिनट, हम बाढ़ पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए थे रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट। हाँ, किस देश में? नीदरलैंड में। तो रूम फॉर रिवर मतलब क्या हुआ? कंसेप्ट उसका सरल भाषा में ये है कि पानी के लिए स्पेस चाहिए। तो पानी का जो अपना घर है, ठीक है, वो केवल जहां रहता है वही नहीं है, उसका अहाता दूर दूर तक है। क्योंकि एक समय है जब पानी के घर में उत्सव होता है। अब बहुत सारा पानी, बहुत सारा लोग आ जाता है दूर दूर से। कब? बारिश के मौसम में। तो प्रकृति ने पानी को, नदी को उतना जगह दिया है जिसमें वह फैल सकता है, और फिर बारिश के मौसम के बाद, उत्सव के बाद पानी अपने अपने जगह पर वापस। समझ में आई बात? तो है क्या कि जो पानी को रहने के लिए जगह चाहिए वो तो है, लेकिन जो फैलने के लिए जगह चाहिए था वहां क्या हुआ? स्ट्रक्चर बन गया, शहर बस गया। ठीक है, तो पानी फैलता तो है, फैलेगा तो क्या होगा? बस्ती पे आएगा, आबादी को नुकसान पहुंचेगा। तो यहां आबादी ने पानी के इलाके को हड़पा है, पानी आबादी के इलाके को नहीं हड़पती है। पानी तो सदियों से बह रही है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? रूम फॉर रिवर का कंसेप्ट यही है कि पानी को रहने के लिए जगह दीजिए। यानी एक समय जब ढेर सारे अतिथि उसके यहाँ आ जाए, फ्लो करने लगे वाटर, तो जगह इतना होना चाहिए कि वो फैल जाए। ठीक है, अब जैसे जगह जगह कुआं बना दीजिए, कुछ लोग वहां एडजस्ट हो जाएंगे। तालाब बना दिया जाए, वहां एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब बारिश का मौसम चला जाएगा तो पानी भी मिल जाएगा। कुछ लोगों को रोक लेंगे हम लोग कि हमारी सेवा में रहिए। तो हम भी यहाँ कर सकते हैं। रूम फॉर रिवर में प्रोजेक्ट बहुत ही खर्चीला है। ठीक है, खर्चीला उतना भी नहीं है, अगर पॉलिटिकल विल हो तो यहाँ भी किया जा सकता है। जब घाट डेवलपमेंट हो सकता है, सड़क के किनारे मरीन ड्राइव बन सकता है, ठीक है, मेट्रो बन सकता है, तो वो क्यों नहीं हो सकता है? तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि नदी के दोनों किनारे कुआं, बड़ा बड़ा कुआं हो।
अब बाढ़ जब आए तो कुओं में पानी भर जाएगा, तो उससे क्या होगा? जल संचय होगा ना, जल संचय होगा और फिर उस कुओं के पानी का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और कुआं जब पानी ले लेगा तो पानी आबादी तक जो पहुंचता है उसमें उससे जो नुकसान होता है उसमें कमी आएगी। ठीक है, कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। रूप और रिवर में क्या किया है, रिवर के दोनों ओर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, जलाशय, कुआं, स्पेस दे दिया गया है दूर दूर तक, और उसके बाद सिटी, उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, चलिए आगे। वो भी, पानी भी, नदी भी एक यूनिट है धरती पर, केवल इंसान ही नहीं है, उसको भी जिंदा रहने के लिए चाहिए। जिस तरह आपका जीवन है उसी तरह नदी का भी जीवन है। शायद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नदी को इंसान का दर्जा दिया है, नहीं जानते हैं? गंगा को इंसान का दर्जा दिया। अब इंसान का दर्जा देना क्यों जरूरी है, समझ रहे हैं? जिस तरह इंसान की जरूरतें होती है उसी तरह, जिस तरह इंसान का तालमेल होता है, दायरा होता है, उसी तरह उसका भी तालमेल सदियों से है। बताए थे बड़ी और छोटी नदियों का जो था तालमेल सब तोड़ दिया। कौन? बांध या और भी नया नया आधुनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, वो सब तोड़ दिया। चलिए क्या लिखे? क्या बताइए जोर से। नदी के दोनों ओर बने असंख्य कुओं में, मतलब ढेर सारा कुआं बना दिया जाए, दोनों ओर बने असंख्य कुओं में डाला जा सकता है। अब इसमें यह कि जैसे बाढ़ का पानी आया, एक पत्थर के स्लैब से बना हुआ छोटा छोटा नाली या बड़ा नाली बना दिया जाए, उसको दूर तक ले जाए, तो बाढ़ का पानी जब आएगा नाली के सहारे कुआं में पानी चला जाएगा। नहीं समझे? दूर वाले गांव में, दूर वाले शहर में कुआं, उस शहर के लिए कुआं का पानी अवेलेबल हो गया। बाद में उस पानी का उपचार करके, ट्रीटमेंट करके उसको उपयोग में या रिसाइकिल करके लाया जा सकता है। क्लियर है? तो कमी पानी की नहीं है, किसकी कमी है? प्रबंधन की। असंख्य कुओं में डाला जा सकता है। इसके लिए पत्थर के स्लैब से बनी भूमिगत नालियों का प्रयोग किया जा सकता है। बिहार सरकार ने इस तरह की कौन सी योजना बनाई है? अमृत सरोवर किसका योजना है? कैसे? हम बिहार की बात कर रहे हैं। हर घर गंगा जल अभी जो बताया मैंने, इसी तरह का है ना लगभग। सही ना, गंगा जल का नदी वहां तक राजगीर और वो सब गया है। ठीक है, राजगीर में जो सप्तधारा कुंड है उसमें भी पानी जाएगा, तो यहाँ का पानी जाएगा, लेकिन वो जो गर्म पानी है वो कहाँ से आएगा? नहीं समझे? मेरी बात समझे? तो नेचर जो देता है उसका ये नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम लोग इधर का पानी उधर पहुंचाएंगे, इसका भी कुछ न कुछ खामी कुछ सालों के बाद समझ में आएगा, सामने आएगा, क्योंकि यहाँ का पानी वहां के इकोसिस्टम के लिए, नहीं समझे, अलग होगा। जैसे आप लोग खाते होंगे तो सोन का मछली, पुनपुन का मछली, गंगा का मछली, ठीक है, तो हर एक नदी का मछली वो अपने इकोसिस्टम के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ का पानी वहां जाएगा तो वहां के इकोसिस्टम को कितना ये करेगा, संरक्षित करेगा, कितना हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, ये आने वाला समय बताएगा।
ठीक, हम लोगों का नेचर है, ह्यूमन नेचर है, इंसान का नेचर है, जो समस्या आए और तत्काल जो समाधान हो उस पर हम लोग काम करते हैं, बाद में नहीं देखते हैं। जितना पेड़ काटना है काटो, जितना लोहा यूज करना है करना है, जितना यूरेनियम यूज करना है करना है, 100 साल के बाद भले खत्म हो जाए। अभी तो यही ना टेंडेंसी है। एक व्यक्ति कितना, हम लोग आज पढ़ रहे थे, 1 केजी बीफ के लिए 17,000 लीटर जल बहा देते हैं। 40 ग्राम चीनी के लिए 150 लीटर दूध, दूध करें पानी बहा देते हैं। 150 लीटर पानी बहा देते हैं उसके लिए। अब इसका साधारण उदाहरण तो डे टू डे लाइफ में आप लोग सामने देखते हैं, 1 लीटर पानी के लिए 3 लीटर और ले जाता है ना। अब कितना लीटर वो भर दिन में ये बर्बाद करता होगा, समझिए। वो तो क्या कहते हैं, जल आतंकवादी है। कौन? आरओ टेररिस्ट ठीक है। हाँ, उस पर रोक लगना चाहिए। और वो क्या कहे, आरओ पानी पीना ये ठीक है, आप पीजिए, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये भी है ना, जो उपयोगी मिनरल है ना वो भी निकाल देता है। तो परिणाम तो क्या होता है, बॉडी का जो रेसिस्टेंस पावर है, प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता, वो कम होती जाएगी। ठीक है, पहले लोग घाट घाट का पानी पी लेते थे, कुछ नहीं होता था। थोड़ा सा दूसरे सर का पानी पिए, सर्दी खांसी ये, और आराम से लोग बोल देते हैं पानी का बदला है ना, इसमें वही का प्रभाव है। पानी का बदल, पहले पानी कितना बदलता था, कोई नदी में, तालाब में, झील में, बचपन में हम खुद ही बात करें कहाँ कहाँ पानी पी लेते थे, अब संभव नहीं है। तो चलिए, इसलिए कभी कभी आदत डालना चाहिए हर एक जगह के पानी पीने का, अपने बॉडी को आदत लगाइए। जो लोग आदत लगाते हैं उन पर कोरोना का प्रभाव नहीं पड़ता है। और कोरोना बहुत घातक था। अभी कुछ दिनों पहले, चलिए परसों कहीं चर्चा हो रही थी, कोरोना जिन लोगों को हुआ अब उनको टीबी या और सारा बीमारी हो रहा है। चलो इन्फेक्टेड थे, गंभीर रूप में इन्फेक्टेड थे जो, तो नालियों का प्रयोग किया जा सकता है, लिख लेना। इसके अलावा जो मानसून के दौरान भारी बारिश होती है, अब बारिश का पानी क्या होता है, बह के निकल जाता है, तो इसको रोकने के लिए रिसाव कुंडों का निर्माण जगह जगह किया जा सकता है। किसका? रिसाव। अब उत्तर बिहार में मान लीजिए नदियां हैं बहुत, लेकिन पीने की पानी की कमी शहर में हो रही है, भूजल स्तर नीचे जा रहा है। एक तो वो कमी है, दूसरी कमी क्या, गुणवत्ता, क्वालिटी ठीक नहीं है। तो रिसाव कुंड का निर्माण कर देते हैं अगर, या और भी तरीका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, तो कम से कम भूजल नीचे तो नहीं जाएगा। क्लियर है? तो उसमें एक सुझाव रिसाव कुंड का है। राज्य भर में मात्र 20-25% वर्षा जल ही रिसकर भूमि के गर्भ में पहुंचता है। बारिश का पानी जो गिरता है वह कहां जाना चाहता है, घर कहां है उसका? हाँ, वहां एक एक बूंद को अपने घर तक पहुंचने का अधिकार है। माता के पेट में, माता कौन है? धरती, उसके पेट में पहुंचने का अधिकार है। इससे हम लोग मदद कर सकते हैं ना, तब ना वो हमारी मदद करेगा। क्या लिखे? 20 से 25% वर्षा का जल ही रिसकर भूमि के गर्भ में पहुंचता है।
मानसूनी वर्षा की अनियमितता, मानसूनी वर्षा की अनियमितता, अनियमितता कभी जमकर बरसती है और कभी बरसती ही नहीं है, कभी देर से आती है कभी जल्दी जाती है, यही ना है अनियमितता। अतिवृष्टि और अनावृष्टि, अनियमितता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि एक गंभीर समस्या है। अतः राज्य भर में मानसून के दौरान रिसाव कुंडों का निर्माण काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। रिसाव कुंड का निर्माण काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप कृषि क्षेत्र में क्या दीजिएगा सुझाव? कृषि क्षेत्र में आधुनिक सिंचाई की आधुनिक विधियों, ताकि बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए थोड़ा ये सुझाव व्यवहारिक नहीं बैठता है, समझ आई बात। लेकिन सुझाव देने में क्या, कम से कम बागवानी इलाके में, शहरों में पानी की बर्बादी रोक सकते हैं ना। शहरों में पानी की बर्बादी नहीं होती है, बॉटनिकल गार्डन है, पार्क है वगैरह वगैरह, वहां तो ये हो सकता है। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, फव्वारा सिंचाई, टपक सिंचाई, फर्टिगेशन विधियां अपनाई जा सकती हैं। ठीक है, और खेतों में मेड़बंदी, ढाल युक्त जमीन पर नीचे गड्ढा बनाकर जल संरक्षण किया जा सकता है। तो कृषि क्षेत्र में नेक्स्ट एक मिनट सुनिए, सुन लीजिए। कृषि क्षेत्र में क्या करेंगे हम लोग? आधुनिक विधियों, उसके बाद मेड़बंदी, ढाल युक्त जमीन पर के नीचे गड्ढे बनाकर सिंचाई के लिए जल को संरक्षित किया जा सकता है। और जो पुराने आहर, पैन, तालाब, कुएं हैं उनका जीर्णोद्धार और इस तरह के नए निर्माण को प्रोत्साहन देकर बाढ़ प्रबंधन और सूखा प्रबंधन तो पहले ही बता दिया है, किसी के समस्या का समाधान हो सकता है। लिखिए, कृषि क्षेत्र में, इस कृषि क्षेत्र में सिंचाई के आधुनिक विधियों जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, फर्टिगेशन का उपयोग कर जल संरक्षण किया जा सकता है। जल संरक्षण किया जा सकता है। सिंचाई के परंपरागत जल स्रोतों, आहर, पैन, तालाब, कुएं का जीर्णोद्धार काफी जरूरी है।
जीर्णोद्धार काफी जरूरी है, ठीक है। और नए पाइन, आहर, कुएं, तालाब के निर्माण को प्रोत्साहन देना भी आवश्यक है। नहरों का नियमित रखरखाव, नहरों का नियमित रखरखाव, मरम्मत, नहरों के किनारे वृक्षों की कटाई पर रोक, और वृक्षारोपण, वृक्षारोपण भी जरूरी है। नेक्स्ट शहरों में ये दीजिएगा। नेक्स्ट 8वां, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लिखा है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, घर का पानी, खेत का पानी, इलाके का पानी, घर का पानी घर में कैसे, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, खेत का पानी खेत में, मेड़बंदी, इलाके का पानी इलाके में, चेक डैम, रोको बांध। लिखिए रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, मेड़बंदी, खेतों की मेड़बंदी, और विभिन्न जगहों पर चेक डैम, रोको बांध के निर्माण द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है। अब शहरों में क्या करना है, शहरों और उसके आसपास जो शहरों का जो जल स्तर और भी नीचे गिर रहा है, तो शहरों में क्या करना है कि जहां भी पार्क है, क्या है, पार्क है, उद्यान है, या और कोई इलाका जो ग्रीन बेल्ट टाइप का हो, बताइए, पार्क हो गया, उद्यान, उद्यान एवं अन्य हरित पट्टी जहाँ पेड़ पौधा ज्यादा हो, वहां कम से कम ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग हो, और जो आहर, पाइन, कुएं, तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार हो और नए का निर्माण हो, और शहरों में जो अतिक्रमण हो चुका है वो अतिक्रमण मुक्त किया जाए। किसको, आहर, पाइन, तालाब को अतिक्रमण मुक्त करते हुए उसे पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार। समझ में आई बात? लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, शहरों में सबसे पहले तो शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग क्या कर दिया जाए, अनिवार्य। शहरों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग निजी और सार्वजनिक भवनों में अनिवार्य कर दिया जाए। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया जाए।
ठीक है। विभिन्न पार्कों और आप देखते होंगे सड़क के किनारे और डिवाइडर पर पेड़ होता है ना, ठीक है, तो उसमें देखिएगा जो ट्रक लगा करके पानी छिड़का जाता है, जो पानी ज्यादा खपत होती है, पानी ज्यादा खपत होती है, तो कोई ऐसा नेटवर्क बना दिया जाए ड्रिप इरिगेशन टाइप का, इस पूरा डिवाइडर में बेली रोड में जैसे यहां से वहां तक अपना पानी टपकता रहे, एक वहां पानी छोड़ दिया, पानी टपकता रहेगा, किसी को जाने की जरूरत नहीं है। और डेली जो तेल खर्च होता है डीजल ट्रक में या और एक आदमी लगा रहता है वो भी नहीं होगा। समझ में आई बात? ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, ज्यादा खर्चा। तो लिखिए क्या, विभिन्न पार्कों सड़क किनारे, पार्कों में सड़क के किनारे, सड़कों के मध्य हरित पट्टी में टपक सिंचाई का उपयोग, टपक सिंचाई का उपयोग अनिवार्य कर दिया जाए। कहीं कहीं सजावटी पौधा बहुत लगाया जाता है, अनिवार्य कर दिया जाए। पुराने जल स्रोतों, पुराने जल संचय क्षेत्र, संचय इकाइयों जैसे आहर, पैन, तालाब, कुएं को अतिक्रमण मुक्त करते हुए अतिक्रमण मुक्त करते हुए इनका जीर्णोद्धार करना जरूरी है। और शहरों में क्या जरूरी है, शहर का पानी जो गंदा पानी चला जाता है कहाँ, नदी में, तो या मतलब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उपचारित जल ही नदी में प्रवाहित हो सके। अपशिष्ट जल के उपचार के द्वारा ही उसका प्रवाह नदी में किया जाए। देखिए शहरी जल, शहरों के अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग के बाद ही उसे नदी में बहाया जाए। और क्या बताए थे, सीवेज और सीवरेज और पेयजल आपूर्ति दोनों का पाइप इस तरह हो कि रिसाव से पेयजल दूषित या भूमिगत जल दूषित नहीं हो। ठीक है, पेयजल आपूर्ति और सीवेज से जुड़े सीवरेज, सीवेज सीवेज सीवरेज जुड़े सीवरेज की व्यवस्था इस तरह हो कि पेयजल और भूमिगत जल दूषित न हो। ना हो। नेक्स्ट, जल निमग्न क्षेत्र का
बिहार में 3 लाख हेक्टेयर से अधिक क्या है, जल निमग्न क्षेत्र है ना। नेक्स्ट लिखिए, जल निमग्न क्षेत्र का उपयोग मत्स्य पालन, मखाना उत्पादन, जलकुंभी उत्पादन, जलकुंभी बायोगैस के लिए, फूलों की खेती, पर्यटन, सिंघाड़ा की खेती, सौर ऊर्जा उत्पादन, में किया जा सकता है। ठीक है, ये क्षेत्र बाढ़ नियंत्रण के प्राकृतिक स्रोत हैं, साथ ही जैव विविधता के विशाल भंडार भी। जैव विविधता के विशाल भंडार भी। इनके संरक्षण और सुनियोजित विकास से राज्य के समाज आर्थिक विकास को गति मिलेगी, और सुनियोजित विकास से राज्य के समाज आर्थिक विकास को गति मिलेगी। नेक्स्ट, जल के अनियंत्रित जल कानून। जल कानून और जल कर। जल कानून और जल कर, इसके बारे में उसमें भी बताए थे ना, भारत में जल प्रबंधन। हाँ, तो बहुत सारा कंसेप्ट वहां से यहां लिख सकते हैं। जल का जल कर, जल कानून और जल कर में क्या, ये नहीं कि गरीब आदमी जो झोपड़ी में रहता है उस पर भी जल वाटर टैक्स लगा दिया जाए, लेकिन जो लोग कार को धोते हैं, कुत्तों को नहाते हैं, ठीक है, और घंटों शौक होता है क्या, पानी पटाने का, आराम से पटा रहे हैं, 4 आदमी पीछे बतिया रहे हैं और अपनी रईसी दिखा रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर तो टैक्स लगाया जाता है ज्यादा। तो ये नहीं कि, ठीक है, तो ये सुझाव दीजिएगा, जल कानून और जल मतलब क्या, जो अपव्यय करते हैं, अनियंत्रित दोहन करते हैं और व्यावसायिक उपयोग करते हैं, चॉकलेट, कॉफी, शराब, ठीक है, वाटर बॉटल, बिस्लेरी, उन पर लगा है क्या, सुने हैं, होगा भी तो उसका पालन, ऐसा तो कभी नहीं सुने, ठीक है। बिस्लेरी पे टैक्स होगा कौन, वो वाटर टैक्स नहीं होगा, वो दूसरा होगा वो तो कॉमन हो गया, सेल टैक्स, जीएसटी वगैरह वो, ये आपको वाटर टैक्स तो होगा हर एक व्यवसाय पर, हाई कुछ न कुछ टैक्स, जीएसटी के दायरे में लगभग सब आ गया है, स्टेट जीएसटी हो, सेंट्रल जीएसटी हो, तो ये आप सुझाव दीजिए, इससे सुझाव थोड़ा संभल के लीजिएगा क्या, कि जल के अनियंत्रित दोहन
अपव्यय और व्यावसायिक अनियंत्रित व्यावसायिक दोहन, अनियंत्रित एवं व्यावसायिक दोहन एवं अपव्यय पर रोक लगाने के लिए उचित मानदंडों के को अपनाते हुए जल कानून और जल टैक्स की व्यवस्था की जाए। लिखिए, बोलेंगे तब लिखिएगा। क्या मैंने कहा? जल के अनियंत्रित व्यावसायिक दोहन ज्यादातर फिल्मों में जो विलेन होता है उसकी एंट्री ऐसे ही होती है, पानी पटा रहा है नहीं, और पीछे से चार उसके जो है गुड़गे आते हैं, खड़े होते हैं, समाचार देते हैं। ये क्या हो रहा है? ठीक है, और जैसे ही कोई अशुभ समाचार सुनाई पड़ता है, पानी का वो पाइप जो छूट जाता है। ठीक है, तो लिखिए, क्या लिखे? व्यावसायिक दोहन एवं अपव्यय पर रोक के लिए उचित मानदंडों को अपनाते हुए जल कानून और जल कर की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट, जल संरक्षण चेतना को फैलाने के लिए एनजीओ गैर सरकारी संगठनों का सहारा लिया जा सकता है। नेक्स्ट जल जनता में जल संरक्षण चेतना, नेक्स्ट में एनजीओ की सहायता, गैर सरकारी संगठन, जनता में जल संरक्षण की चेतना, जल संस्कार बढ़ाने के लिए गैर सरकारी संगठनों की सहायता ली जा सकती है। नदी जोड़ो हमारे यहां चल रहा है। नदी जोड़ो परियोजना हमारे यहाँ कोसी मेची जोड़ा गया ना। नदी जोड़ो परियोजना भी राज्य में जल प्रबंधन में सहायक हो सकता है। अब इसमें खामी भी है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल तो फ्लो होगा नहीं। पानी को पानी के स्रोतों को जोड़ा जाएगा, प्राकृतिक स्रोत जो है नदी, तो नेचुरल तो होगा नहीं ना, इसका कुछ न कुछ पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय प्रभाव पड़ेगा। जैसे गंगा का पानी फल्गु में उतारा गया है ना गया में, तो वो गंगा का पानी वहां जो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो एडजस्ट नहीं कर रहा है वहां के इको सिस्टम में, ना वहां के इको सिस्टम में जो चीज है उसको एडजस्ट होने दे रहा है। समझ में आ रही बात? तो खबरों में देखते हैं नदी जोड़ो परियोजना, तो इस पर का अमल हो ही रहा है। आप सुझाव दीजिए। उसके बाद लास्ट में दीजिए कि वाटर बजट, जल बजट राज्य को प्रतिवर्ष जल बजट बनाना चाहिए। जल बजट बनाने से होगा क्या?
बजट जब बनता है तो एकदम क्लियर कट स्पष्ट पता चलेगा कि कितना मांग है, कितनी आपूर्ति हो रही है, क्या क्या संकट है, कहाँ कहाँ अपुया है, तो उस पर काम होगा। समझ में आई बात? जल बजट बनाना चाहिए ताकि जल संकट, जल संरक्षण, जल प्रबंधन की दिशा में समाज और सरकार में गंभीरता की स्थिति हो। डिजिटल बोर्ड में यही है, कितना छोटा बड़ा कर सके। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार में सरकारी प्रयास। बहुत सारा पढ़ चुके हैं आप लोग, इसलिए हम पॉइंट वाइज खींचेंगे केवल। इससे संबंधित बहुत सारा मटेरियल हम दे चुके हैं, आप लोग के पास होगा भी। जैसे नदी घाटी परियोजना पढ़ा चुके हैं ना, तो जल प्रबंधन का ही एक महत्वपूर्ण उपाय है क्या? नदी घाटी योजना हमारे यहाँ है, राज्य का अपना भी है, कोसी, गंडक, सोन पूरा लिखा चुके हैं ना। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी परियोजनाएं बिहार में संचालित की जा रही हैं, जो या तो एकल उद्देश्य वाली है, मतलब केवल सिंचाई के लिए, या बहुउद्देशीय है। क्लियर है? और अंतर्राज्यीय भी है। कुछ ऐसी जल नदी घाटी योजनाएं हैं जो बिहार और आसपास के राज्यों से जुड़ी हुई है। समझ में आई बात? तो नदी घाटी योजनाएं जैसे कोसी, गंडक, सोन, ये तीन बड़ी है। इसका उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली उत्पादन वगैरह वगैरह। इसके अतिरिक्त छोटी छोटी बहुत है, छोटी छोटी बहुत लिखवाए है ना, नाम बताइए। किसी को याद है? परडार याद है? ऊपरी क्यूल याद है? दुर्गावती याद है? नहीं याद है? पलटिएगा, अब चाहे तो यहां विस्तार दे सकते हैं। उसके बाद सरकार ने 2019 में जल जीवन हरियाली मिशन प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण और मृदा संरक्षण और वन संरक्षण। 2.5 करोड़ प्लांट लगाने का भी शुरू हुआ कार्यक्रम, सुने होंगे आप लोग। 5 करोड़ का भी। जल संरक्षण के तहत सरकार क्या कर रही है? आहार, पैंड, कुआं, तालाब का जीर्णोद्धार करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, सुनते होंगे। ठीक है, अभी शहरों में या नगर निकायों में या गांवों में तालाब खुदवाने के लिए पैसा खूब जा रहा है, सुने होंगे। ठीक है, तो जल जीवन हरियाली मिशन। उसके बाद पेयजल संकट जो है उसको दूर करने के लिए 7 निश्चय 1 में हर घर नल का जल, सुन लीजिए, हर घर नल का जल जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 2 भाग में है। एक मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल ब्रैकेट में गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र योजना, जहां जहां आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन मिला हुआ है वहां के लिए अलग पानी का ट्रीटमेंट करके वहां पानी दिया जा रहा है, और जहां सामान्य स्थिति है वहां अलग। समझ आई बात? तो लिखिए 7 निश्चय 1 के तहत हर घर नल योजना, हर घर नल योजना क्या किया गया इसमें? प्रत्येक घर में पेयजल की उपलब्धता। हर घर नल योजना में प्रत्येक घरों में पेयजल की उपलब्धता, पेयजलापूर्ति पर जोर दिया गया है। और
प्रदूषित संक्रमित जल क्षेत्रों के लिए विशेष योजना चलाई गई है। वही गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र। सात निश्चय 2, खेत तक सिंचाई का पानी। सात निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पर जोर दिया गया है। केंद्र प्रायोजित एवं राज्य प्रायोजित सिंचाई योजनाएं भी चलाई जा रही है। जैसे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है ना, सिंचाई योजना भी चलाई जा रही है। नदी जोड़ो योजना पर भी अमल हो रहा है। कहाँ गए थे ये? नदी जोड़ो योजना पर भी अमल किया जा रहा है। कोसी मेची, कोसी और मेची, कोसी मेची लिंक परियोजना पर तेजी से अमल हो रहा है। इसके बारे में भी लिखा चुके हैं नदी जोड़ो परियोजना पर। हर घर गंगा जल योजना, ये भी जल जीवन हरियाली मिशन के तहत ही हर घर गंगा जल योजना है। इसमें क्या है हर घर गंगा जल योजना में? हाँ, गंगा में जो बाढ़ का पानी है उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों की तक पहुंचाया जाए। बाढ़ के पानी को इकट्ठा कर सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा रहा है। कंसेप्ट समझते जाइए। अगर केवल सरकारी प्रयास पूछता है तब विस्तार देना पड़ेगा ना, ये है। उसके बाद आपको नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग ने बिल्डिंग बायलॉज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया है। और जो भवन रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता है उसको होल्डिंग टैक्स में छूट भी दी गई है। समझ आई बात? तो बिल्डिंग बायलॉज मतलब भवन निर्माण की जो शर्तें होती है, तो लिखिए भवन निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट में के क्रम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बना दिया गया है। इस संबंध में करों में छूट भी दी जा रही है। ब्रैकेट में दीजिएगा होल्डिंग टैक्स। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में तो अनिवार्य कर दिया है। और जल जीवन हरियाली मिशन के तहत आहर, पैन, तालाब, पुराने जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। लिखिए पुराने जल स्रोतों आहर, पैन, तालाब, कुएं का जीर्णोद्धार और उन्हें अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है।
जगह जगह रिसाव कुंड और चेक डैम। रिसाव कुंड और चेक डैम समझा देते ना, के निर्माण को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और जो स्कूल्स है या हाई स्कूल्स है, विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सरकार ने बजट जारी किया है पिछले दिनों। ठीक है, परिसर में वो रिसाव कुंड होगा या रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीकी होगी, जिससे स्कूल को पीने का पानी या शौचालय के लिए पानी की कमी नहीं हो। समझ में आई बात? शैक्षणिक संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बजट जारी की गई है। शैक्षणिक संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बजट जारी की गई है। और हाल में सरकार ने वक्तव्य दिया है, जल संसाधन मंत्री ने अभी तुरंत कुछ एक दो महीना पहले ही उन्होंने कहा है कि हम जल्दी ही कानून लाने पर विचार करें। जल संसाधन विभाग या जल संसाधन मंत्री ने कहा है कि हम जल कानून लाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें जो एक सीमा से अधिक जल का दोहन करेंगे उन पर टैक्स लगाया जाएगा। गरीबों पर नहीं, जो जल का अपव्यय करते हैं, समझ गए ना, उन पर बहुत ज्यादा अपव्यय करते हैं। तो सरकारी घोषणाओं के अनुसार जल कानून पर, लास्ट में जल कानून पर भी विचार किया जा रहा है। जल कानून पर भी विचार किया जा रहा है। हो गया? रिव्यू करें। जल क्या है? जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है। अरे अनिवार्य तत्व है। जल प्रबंधन क्या है? जीवन की जरूरतों की पूर्ति के लिए जल संसाधन के सुनियोजित संरक्षण, संवर्धन और विकास की प्रक्रिया को जल संरक्षण कहा जाता है। इसके लिए स्पष्ट जल नीति, जल नियम का होना जरूरी है, नीतियों का होना जरूरी है। ठीक है, और जल प्रबंधन के लिए जल संसाधन का आकलन जरूरी है। हमारे बिहार में जल संसाधन की कमी नहीं है। कमी किस चीज की है? प्रबंधन की है। पानी की कमी नहीं है, पानी के प्रबंधन की कमी है। यहाँ जल संसाधन के दोनों तरह के स्रोत, अंडरग्राउंड भी और सरफेस, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में मौजूद है। सदावाहिनी नदियां भी है, हिमालयी नदियां और पठारी नदियां भी है। चौड़, मान, झील, तालाब भारी मात्रा में। तो जल संसाधन की कमी नहीं है। फिर समस्या क्या है? प्रतिवर्ष बाढ़। बिहार सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। 1952 में 25 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ग्रस्त था, आज 68 लाख। ये बताता है कि बिहार में बाढ़ केवल समस्या नहीं है, बल्कि निरंतर बढ़ने वाली समस्या है। ठीक है, सूखा विडंबना है। बिहार का एक भाग बिहार एक साथ बाढ़ और सूखा दोनों से जूझता है। कभी एक भाग बाढ़ से और उसी समय दूसरा भाग सूखा से जूझ रहा होता है। और कभी कभी मानसूनी वर्षा की अनियमितता के कारण पूरा बिहार ही सूखा के चपेट में आ जाता है। ठीक है, भूजल स्तर में गिरावट हाल के आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष कितना? 5 से 6 मीटर गिरावट आ रही है, जो निश्चय ही काफी चिंताजनक है।
पेयजल प्रदूषित होना किस किस चीज से, मुख्यतः 3, आयरन, आर्सेनिक और फास्फोरस। इसे जल जनित रोग हो रहे हैं। और 38 जिले में 37 जिलों में पानी पीने के लायक नहीं है। जल जमाव, कोसी गंडक जैसी परियोजनाओं के कमान क्षेत्र में जल जमाव, जिससे जल जनित बीमारी, रोग, दलदली भूमि, जल क्षरण आदि की समस्या उत्पन्न हो रही है। जल निमग्न क्षेत्र में काफी संभावना है, लेकिन उनका समुचित प्रबंधन हो नहीं रहा है जितना होना चाहिए। कृषि क्षेत्र में सिंचाई के परंपरागत साधनों का उपयोग होने के कारण क्या है, जल का अपव्यय काफी होता है। और जो परंपरागत कृषि क्षेत्र को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने वाले स्रोत, आहर, पइन, कुएं, तालाब, जलाशय, वो क्या हो गए, धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, उनका अतिक्रमण हो रहा है। ठीक है, जल संरक्षण पर जागरूकता की कमी है, वनावरण की कमी है, मृदा क्षरण भी। सुझाव क्या है, बाढ़ प्रबंधन, सूखा प्रबंधन, जल जागरूकता, जल निधि, कुआं, रिसाव कुंड कृषि क्षेत्र में ठीक ठाक किया जाए, आहर, पइन, कुएं, तालाब, नहर वगैरह। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, शहरों में क्या होना चाहिए समझ चुके हैं। जल कानून, जल कर, एनजीओ, नदी जोड़ो, और लास्ट में वाटर बजट का सुझाव दे दीजिए। सरकारी प्रयास, नदी घाटी योजना, जल जीवन, हरियाली मिशन, और 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2। 7 निश्चय 1 में क्या है, हर घर नल का जल। 7 निश्चय 2 में हर खेत तक सिंचाई का पानी, हर घर गंगा जल, नदी जोड़ो परियोजना, बिल्डिंग बायलॉज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पुराने जल स्रोतों को ये जल जीवन हरियाली मिशन के तहत रिवाइव किया जा रहा है। नए तालाबों का निर्माण, जगह जगह रिसाव कुंड और चेक डैम। जल निमग्न क्षेत्र में मत्स्य, ये लिखे, जल निमग्न क्षेत्र में मत्स्य पालन, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं। ठीक है, ये सरकार चौड़ क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अलग से प्लान बनाई है। शैक्षणिक संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बजट, और अब सरकार जल कानून लाने पर विचार कर रही है। तो ठीक है, हम ध्यान देंगे जल को, तो जल भी हमारे पर ध्यान देगा। हमारा सुरक्षित होगा कल जब सुरक्षित होगा जल। ठीक है, बिहार का सुरक्षित होगा कल जब बिहार में सुरक्षित होगा जल। लिखिए, कुल मिलाकर बिहार का तभी सुरक्षित होगा कल जब बिहार में सुरक्षित होगा जल। ठीक है, अब अगर बिहार में जल प्रबंधन पर लेख आता है तो ठीक, जल प्रबंधन का परिभाषा दे दीजिए बढ़िया से। फिर अरे अभी तो पढ़ा है, तुरंत जल संसाधन का बता दीजिए कि बहुत है, तब कमी क्या है, समस्या है बहुत, समस्या बता दीजिए, फिर प्रबंधन के लिए क्या सुझाव दे दीजिए, और सरकार क्या करे उपाय। अब भूमिका लिखने के अनेक तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आप वही शुरू कर सकते हैं वहीं से। ठीक है, जिसकी मुट्ठी में होगा जल उसी का होगा कल, वहां से शुरू कर सकते हैं। या कोई ये डेटा से शुरू कर सकते हैं कि बिहार में ये 38 जिले में 37 जिले जो है पेयजल संकट से जूझ रहे हैं, और प्रति वर्ष 5 से 6 मीटर जल स्तर नीचे जा रहा है। यहां से शुरू कर सकते हैं, लेकिन सिंपल शुरू कीजिएगा। ठीक है, ज्यादा वो ये नहीं, रिपोर्ट से, इंडेक्स से, कहानी से। ठीक है, आशय या कोई बढ़िया कविता दे दीजिए। ठीक है, सबसे बढ़िया वो है, सुरक्षित होगा बिहार का कल जब सुरक्षित होगा बिहार में जल। ओके, बाय।